अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है नस्ट पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है और हर साल लाखों स्टूडेंट्स नस्ट एनईटी के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक ड्रीम होता है नस्ट में जाने का, बेशक वो कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम हो, वो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हों, साइंसेस के हों या बिजनेस के हों, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका एनईटी में जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो नहीं आता। तो आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे वो रीजंस कि किस वजह से बच्चों के नंबर नहीं आते और उनको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो उसके लिए हमने इनवाइट किया है अपने गेस्ट को, अब्दुल मुईद को। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मुईद साहब। वालेकुम सलाम सर। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जी सर, वेलकम। आपने टाइम निकाला, बहुत मेहरबानी। अब्दुल मुईद भाई, अपना जर्नी बताएं कि जब आप सेकंड ईयर कर रहे थे तो किस तरह नस्ट का आपके माइंड में आया? क्या खुद आपको पता था या कहाँ से पढ़ा या सुनी सुनाई आपने नस्ट में अप्लाई कर दिया? क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स नस्ट का नाम सुनते हैं और बस अप्लाई कर देते हैं। और काइंडली बताइएगा। जी सर, सबसे पहले तो बात यह है कि नस्ट का नाम CS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में नस्ट का ही नाम सबसे टॉप पे आता है पाकिस्तान में। तो जब मुझे नस्ट के बारे में तैयारी करनी थी तो शुरू में मैं भी बिल्कुल एक आम स्टूडेंट की तरह था। मुझे भी कोई आइडिया नहीं था खास कि कैसे लेके चलना है, क्या करना है। मगर ये रिसर्च की बात होती है, बच्चे की ये एक मेहनत की बात होती है कि एक बच्चा अपनी तैयारी को कैसे शुरू करता है, कब शुरू करता है और कितना डेडिकेटेड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चीज़ की। तो एक बात यह है कि बच्चों की बहुत बड़ी गलती होती है कि वो अपना नस्ट का जो टेस्ट की तैयारी है वो NET 4 वो डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम के बाद शुरू करते हैं। तो आपको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए जैसे ही आपका सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाए, उधर से ही आप अपना प्लान लेके चलें और एंड में आपका इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएगा। मेहनत की बात होती है, डेडिकेशन की बात होती है, डेडिकेशन देंगे इंशाल्लाह होएगा। आप सेकंड ईयर की बात करें, लेकिन मेरे ख्याल में जब मैट्रिक बच्चा करता है उसका गोल होता है कि उसने आगे किधर जाना है। तो बेहतर है कि वो जो 3 महीने का टाइम है उसमें अपनी FSCS से स्टार्ट करे, क्योंकि नस्ट में हमें पता है 100 नंबर के मैथ के क्वेश्चन होते हैं, MCQs, 60 मार्क्स के फिजिक्स के होते हैं, 40 नंबर की इंग्लिश होती है। तो वो जो 3 मंथ्स एक स्टूडेंट जाया करता है ना, उसमें FSC अपनी स्टार्ट ऐसे करे और कंसेप्चुअल बेस भी करे और साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करे, MCQ स्पेशली, वो उसको आगे बेनिफिट पहुंचाएंगे। और ज्यादा स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, वो टाइम ज़ाया कर देते हैं और MCQs पर बिल्कुल उनका फोकस नहीं होता। जी सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। यही ऐसे ही है कि 3 महीने जब आपको मिलते हैं उस मैट्रिक के पेपरों के बाद, तो आप उन 3 महीनों में FSC को देखें ज़रूर। FSC में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या सिलेबस होगा, क्या चीज़ होगी। मगर उसी के साथ, क्योंकि FSC की बात क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के बाद आपकी जॉब लाइफ है, आपकी उसी चीज़ पर डिपेंड करती है सारी। तो आप अपनी तैयारी जब ये 3 महीने आपके पास आते हैं, आप सबसे पहले देखें कि एंट्री टेस्ट होता है वो कैसे होता है, उसमें क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, किस तरह की उसमें MCQs आते हैं, वो किस तरह से बोर्ड से डिफरेंट होता है। FSC तो है वो हो जाएगा आपसे, क्योंकि आपने पहले भी बोर्ड के पेपर दिए, 9th-10th में बोर्ड ही था आपका फर्स्ट ईयर में भी बोर्ड ही होगा, सेकंड ईयर में भी बोर्ड ही होगा, वो निकल जाएगा। लेकिन जो नई चीज है आपके लिए, वो आपका एंट्री टेस्ट है, वो बोर्ड से काफी डिफरेंट होती है। ये FSC वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ये A लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फर्स्ट रिजल्ट होता है वो बहुत मैटर करता है। मींस कि अगर आप बाकी यूनिवर्सिटी देखें, लाइक UET देखें, पंजाब की यूनिवर्सिटी देखें, इवन फास्ट देखें, तो ऑलमोस्ट 40-50% स्कोर FSC पार्ट 1 को होता है। तो अगर किसी का नस्ट में एडमिशन नहीं भी होता तो उसको FSC पार्ट 1 में बिल्कुल मैक्सिमम प्रिपरेशन करनी है। उसकी वजह यह है, लोग फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन करते नहीं है और फिर सेकंड ईयर में सारा फोकस कर रहे होते हैं कि जब हम सेकंड ईयर के मार्क्स इंप्रूव करेंगे, हत्ता कि वो भूल जाते हैं कि उनका जो एडमिशन यहाँ पर भी होना है, अच्छी खासी वेटेज उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स की होती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जो फर्स्ट ईयर क्या आपका होता है, आपको फर्स्ट ईयर में बोर्ड पे भी ध्यान देना और अपने एंट्री टेस्ट के ऊपर भी ध्यान देना है। लेकिन फर्स्ट ईयर के बोर्ड के एग्जाम्स यही आपके सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, इसी के मार्क्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। जब आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स दे देंगे, उसके बाद सेकंड ईयर आती है, मैं कहूंगा कि सेकंड ईयर पे ज्यादा फोकस ना करो, आप एंट्री टेस्ट पे फोकस करो। आपके लिए नस्ट का टेस्ट है, उसमें 15% आपकी फर्स्ट ईयर की है, UET है 40% आपकी फर्स्ट ईयर की है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आपके लिए जो ये बोर्ड का एग्जाम है, जो आपका फर्स्ट ईयर का है, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे हल्के हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सेकंड ईयर में हम अपने मार्क्स इंप्रूव कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे। लेकिन सेकंड ईयर का रिजल्ट मैटर नहीं करता। आप सेकंड ईयर में आप अपना सिलेबस बिल्कुल पढ़े, क्योंकि सेकंड ईयर का रिजल्ट भी जो सिलेबस है वो आएगा, आपके एंट्री टेस्ट में आएगा। तो आप उसकी तैयारी करें, लेकिन बोर्ड के आप छोड़ दें, आप एंट्री टेस्ट के ऊपर फोकस करें। ये 2 चीजें आप मिलाएं, आप फर्स्ट ईयर के पेपरों पे फोकस करें और फिर सेकंड ईयर में कंप्लीटली आप अपना टाइम डिवोट करें एंट्री टेस्ट के ऊपर, तब ये चीज आप बहुत आराम से आप निकालेंगे। अच्छा अब्दुल मुईद, ये बताएं कि जब आप सेकंड ईयर में थे और आपने अप्लाई किया था NET 1 के लिए, नॉर्मली NET 1 का टेस्ट दिसंबर में होता है या इसके आसपास होता है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर लाइक दिस, तो आपने कब प्लान किया और अपनी तैयारी कैसे आपने स्टार्ट की? और
मींस के क्या कमियां रहेगी जिस वजह से आपने NET2 भी दिया, फिर 3 भी दिया, फिर 4 भी दिया? सर सबसे पहले बात तो NET1 जब आया तो मैं जो एज अ स्टूडेंट उस टाइम मेरी इतनी तैयारी नहीं थी, एंट्री टेस्ट के ऊपर मेरा इतना ध्यान भी नहीं था। मैंने NET1 सोनली इस पर्पस के लिए दिया, और काफ़ी सारे बच्चे इसी एक पर्पस के लिए देते हैं कि हमें एक्सपीरियंस हो जाए कि एंट्री टेस्ट होता कैसा है। तो जब मैंने एंट्री टेस्ट दिया जाके NET1, मुझे काफ़ी समझ आई, और उस वक्त मेरे मार्क्स भी नहीं आए, मेरे 116 नंबर थे उस टाइम। तो वो नंबर देख के मैंने कहा कि यार अच्छा, एंट्री टेस्ट मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मुझे समझ आना शुरू हो गया इसमें इस तरह होता है। मैंने थोड़ी बहुत ज़्यादा तैयारी की, एंट्री टेस्ट को देखा, यूट्यूब से भी मैंने काफ़ी कुछ समझा सीखा, और NET2 में मेरा 139 स्कोर आ गया था। माशाल्लाह। तो यही बात है कि आप NET1 दो, तैयारी करके दो जितनी आप कर सकते हो, लेकिन NET1 में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी ना रखो, आप उसको सोनली एक एक्सपीरियंस के लिए लेके चलो। ठीक है। और NET3 फिर आपने क्यों दिया था? 139 स्कोर इनफ नहीं था आपके लिए? सर मैंने CS का मेरा प्लान था, तो 139 स्कोर उसके लिए इनफ नहीं था। तो NET3 जो था मैंने उसके लिए भरपूर तैयारी की थी। मैंने बिल्कुल सेकंड ईयर जो था मेरा चल रहा था, लेकिन मैं फोकस मेरे सारा एंट्री टेस्ट में था। NET3 जो था वो मेरा काफ़ी डिफिकल्ट आया था, मेरा NET4 उससे ज़्यादा आसान था। तो 3 में मेरा स्कोर 142 आया था, लेकिन जो तैयारी मैंने NET3 में की थी वो मैंने NET4 में भी इतनी खास तैयारी नहीं की थी जितनी मैंने इसमें की थी। लेकिन अपना ऑब्वियसली चांसेस मिस नहीं करने चाहिए बच्चे को। 4 चांसेस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप इसको फुलफिल करो, जितनी आप कर सकते हो आप उसको आगे लेके चलो। तो NET4 में आपका कितना स्कोर था? सर NET4 में मेरा 156 आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने उसमें जो बोर्ड के बाद एक टाइम मिलता है बच्चे को तैयारी करने के लिए, तो उसमें मैंने आराम से सुकून से तैयारी की थी। और मतलब जो पहले से मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो उसको मैंने एक तरह से बस एक सेट किया था। अब हाँ, मेरा काम हो गया, मैंने बस तैयारी जो है इसको एक तरह से राउंड अप किया। ठीक है। तो अपनी चीज़ों को राउंड अप करके मैं एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ गया कि हाँ इस तरह जाने, आप पेपर इस तरह का होगा, समझ आ गई है, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे के अंदर और पेपर हो भी जाता है। इसमें कोई यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि NET4 जब आपने दिया और 156 माशाल्लाह स्कोर आपका आया, आपके बताएं फर्स्ट ईयर में कितनी परसेंटेज थी, मैट्रिक में कितनी थी, और जब लिस्ट फाइनल जारी होती है तो एक स्टूडेंट को कैसे पता चल जाता है कि मैं टॉप 200 में आ गया हूँ, टॉप 100 में आ गया हूँ, तो उसका एडमिशन सिक्योर हो गया? सर मेरे फर्स्ट ईयर में 92% नंबर थे, मेरे मैट्रिक में 94% थे। और NET4 के बाद ये होता है कुछ दिन बाद आपकी मेरिट लिस्ट लग जाती है। मेरिट लिस्ट में ये होता है कि आपका मेरिट नंबर भी एक आता है, और उसके साथ आपको ये भी बताया जाता है कि आप मेरिट क्लोज किधर हुआ है। अच्छा। तो मेरा मेरिट नंबर था 179 कुछ था, और मेरिट क्लोज हुआ था 220 पे। अच्छा जी, ये काफी क्वेश्चन हो गए। अब हम कुछ और टेक्निकल क्वेश्चन करते हैं कि स्टूडेंट्स तैयारी कैसे करेंगे, किन रिसोर्सेज पर फोकस करेंगे। तो चलते हैं सीक्स में। जी, ये हम खड़े हैं सीक्स में। सीक्स कहते हैं स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर जो CS में लोग एडमिशन लेते हैं या कंप्यूटिंग डिग्रीज के अंदर लेते हैं, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो सीक्स में इनरोल होकर यहाँ पर अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करेंगे। तो अब्दुल मोईन से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि वो कौन से रिसोर्सेज हैं जहाँ से NET की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि NET में मैथ होता है, फिजिक्स होता है और इंग्लिश होती है। NET में आपके पास काफ़ी सारी रिसोर्सेज आ जाती हैं, और बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं मूवमेंट की कहाँ से तैयारी करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे कहूँगा कि मशहूर है किप्स की बुक्स, आप ले लीजिए। किप्स की बुक्स में ये है कि उनके जो MCQs की डिफिकल्टी है ना, काफ़ी बच्चे समझते हैं कि किप्स की बुक्स जो है ना उनके MCQs इररिलेवेंट होते हैं, उस तरह के MCQ आते नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे MCQs हैं, क्योंकि उनकी जो डिफिकल्टी लेवल है, अगर आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे, आप उन्हें समझेंगे, तो उस जब डेप्थ ऑफ थिंकिंग में आप जाएंगे, उस सोच के अंदर जाएंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, एक हैबिट पैदा होगी कि यार जो मुश्किल MCQ है मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे टेक्निक समझ आ रही है कि किस तरह से सोल्यूशन को सोचना है। तो जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे, ये सीख जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट में आपके पास हर MCQ जो होता है वो स्ट्रेट ऐसा नहीं होता कि बस उसका कोई आंसर होगा, आपको कई बार सॉल्व करना पड़ता है। मैथ्स में तो होता ही है, तो आपको उसके सोल्यूशन को सोचना पड़ता है, आपको कुछ उसका पता होना चाहिए कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे चल सकता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लूँ। तो ये तो पहली चीज हो गई कि ये आपकी बुक्स में आ गई कि मटेरियल जो है आप किप्स का सेट ले लें, ये मेरी रिकमेंडेशन है। ये हार्ड कॉपी मिलेंगे, डाउनलोड भी हो जाता है? सर ये डाउनलोड भी हो जाता है, ऑनलाइन भी आपको काफी सारे मिल जाते हैं इसकी PDFs, और हार्ड कॉपी भी होती है। मैं कहूँगा हार्ड कॉपी ले लें, क्योंकि स्क्रीन को देख के जब आप उसकी तैयारी करते तो बच्चे की वो एफिशिएंसी नहीं रहती तैयारी की। हार्ड कॉपी से बच्चा एफिशिएंट रहते और वो तैयारी करता भी रहता है, उसके अंदर एनर्जी रहती है उस चीज की। मेरे ख्याल में इसके साथ साथ किप्स की बुक अगर डाउनलोड कर लें, और साइंटिफिक की भी मिलती हैं PDFs, और स्टेप की भी मिलती हैं, वो भी अगर आप कर लें तो उससे ज्यादा काफी मेरे ख्याल में प्रिपरेशन हो जाएगी। जी बिल्कुल। नेक्स्ट ये है कि जो ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं, डिफरेंट प्ले लिस्ट मिलती हैं, और लोग अपने कोर्सेज सेल कर रहे होते हैं, डिफरेंट नेम्स उसके अंदर हैं, और मेरे ख्याल में जो IIT है उनकी जो बुक्स होती हैं वो भी काफी अच्छी होती हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर IIT की बुक्स जो है
बात यह है कि आईटी जो ज़्यादातर आईटी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही हाई लेवल होते हैं, हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए तो वो जी। थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा। तो इसके ऊपर बात यह है कि बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा आप यूट्यूब चैनल्स पे जाएं, इंडियन चैनल्स के ऊपर आपको फिजिक्स वाला का पता होगा, फिजिक्स वाला के बहुत सारे सब चैनल्स भी हैं, उनके जो डिफरेंट इंडिया के टेस्ट होते हैं उनके लिए। एक चैनल जो मैं रिकमेंड करूंगा उसका नाम है एनडीएफ वाला। एनडीए वाला में क्या होता है कि आपके जिस तरह मैथ्स है ना, तो मैथ्स के हर चैप्टर के ऊपर ना एक एमसीक्यूज वीडियो होगी, और एमसीक्यूज वीडियो जो उसकी होगी वो इस तरह होगी कि 1.5 घंटे की 2 घंटे की वीडियो होगी। इसमें काफी सारे इस तरह के एमसीक्यूज, एक टॉपिक एक चैप्टर इंटीग्रेशन के ऊपर एमसीक्यूज होंगे, डेरिवेटिव्स के ऊपर होंगे। वो उस लेवल तक लेके जाते हैं ना कि बच्चा बड़े अच्छा ही तैयारी कर लेता है एनईटी के लिए। मैंने भी वहां से तैयारी की थी और वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा था, मेरी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस तैयारी से। अच्छा, अब आप ये बताएं कि जो एनईटी की डिफिकल्टी लेवल होता है, अब स्टूडेंट कौन से चैप्टर्स पर फोकस करे कि थ्रू आउट सारी मैथ में आप क्या हाईलाइट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ना एट टाइम स्टूडेंट्स का टाइम भी नहीं होता, वो कहते हैं बस हम 1 वीक तैयारी करें और फिर टेस्ट दें और 150 प्लस स्कोर आ जाए, तो इसके लिए कुछ रिकमेंड करेंगे आप? सर सबसे पहली बात तो ये है कि नस्ट का टेस्ट होता है 200 एमसीक्यूज का। 200 एमसीक्यूज में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आपको चॉइस पे भी छोड़ के जाएं, आप सब कुछ करके जाएं ताकि आप मैक्सिमम जितना स्कोर कर सकते हो उतना कर लें। नस्ट में जो डिफिकल्टी लेवल की बात आती है वो ये होती है कि कुछ एमसीक्यूज मुश्किल इस लेवल पे होते हैं कि बच्चा नहीं समझ पाता इसमें करना क्या है। कुछ मीडियम लेवल होते हैं कि हाँ अगर आपके कॉन्सेप्ट है, आपकी प्रैक्टिस, आप उसको कर सकते हो। इजी भी होते हैं कि आपको स्ट्रेट ऑफ द पॉइंट आपको सोल्यूशन मिल भी जाएगा, समझ आ जाएगी क्या करना है इसमें। तो तैयारी के लिहाज से यही बात है कि आप अपने आप को कंसेप्चुअली उतना प्रिपेयर्ड रखें, अपने आप को प्रैक्टिस सारी चैप्टर्स की करें, हर चैप्टर को करें। कुछ ये नहीं है कि आप एक हफ्ते में सब कुछ कर लेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, कुछ अरसे से लेके चलना होगा, तब आपके माइंड में चीज़ें सेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब कुछ है, तैयारी सारी करनी है। अगर आप इस तरह करेंगे आप आराम से 150 प्लस ले सकते हैं, मेरी गारंटी है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट अब्दुल मुईज साहब, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि जो एफएससी की बुक्स की थ्योरी होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन होते हैं तो बच्चा एमसीक्यूज उस कैसे रिलेट करे जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, क्या उन्हें किप्स की बुक्स में जो एमसीक्यूज टॉपिक रिलेटेड होते हैं वो करे या फिर किसी और तरीके से तैयारी करे जब वो टॉपिक तैयार कर होता है स्कूल के अंदर, कॉलेज? सर इसके हवाले से बात यह है कि जो आपकी एफएससी की बुक्स होती है ना, क्वेश्चंस मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल एफएससी की किताबों के ऊपर फोकस करें या आप बिल्कुल किप्स के ऊपर, आप दोनों को करें। एफएससी के टाइम में आप एफएससी की किताब को भी करें और किप्स की तैयारी भी साथ साथ करें। इससे ये होगा कि एफएससी की किताबों में जो सवाल होते हैं कई बार आपके जो एमसीक्यू आता है वो उसी से रिलेटेड होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। तो एफएससी में बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक चीजें होती हैं, वो उसी टाइप के क्वेश्चन एनईटी में भी आ जाते हैं। इसलिए आप एफएससी की किताबों को भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें ताकि आपकी एफएससी भी अच्छी निकले, और आप साथ किप्स की किताबों को भी करें, तो ये चीज जो है ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगी, दोनों चीजों को साथ लेके चलें। यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूंगा कि भाई जो बोर्ड के पास पेपर्स में एमसीक्यूज आते हैं, लाइक फेडरल बोर्ड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बोर्ड्स। फेडरल बोर्ड काफी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी पूछता है, तो लाजमी पास पेपर को डाउनलोड करें और जो एमसीक्यूज वहां पर मेंशन है फिजिक्स के, मैथ्स के, फिजिक्स से वो प्रॉब्लम आप छोड़ दें जिसमें कैलकुलेटर यूज होता है, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन रीडिंग क्वेश्चन भी होते हैं कि अगर आपने बुक पढ़ लिया, कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया तो 40 मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं। 15 में भी 10 to 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और उसमें भी ऐसे फार्मूला यूज होते हैं जो ज्यादा मुश्किल नहीं होते और आंसर भी बिल्कुल रेलेवेंट रहते हैं। यहाँ पर वन मोर पॉइंट आई हैव टू फोकस कि वो ये है कि प्लग इन का लाजमी ट्राई करें। प्लग इन का मतलब ये है कि ऑप्शंस 4 गिवन है तो देखें जो इररेलेवेंट ऑप्शन को निकाल दें। स्टूडेंट को पता नहीं होता, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देता है, लेट्स सपोज को ट्रिक अप्लाई भी होती है और आपको नहीं पता, तो आप अपनी इंट्यूशन यूज करें कि भाई कौन सा आंसर नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है। और बाज़ औक़ात ना मैथ के क्वेश्चन में ऑप्शन पुट करके वो चीज वेरीफाई हो जाती है, तो आपका टाइम भी इस तरह काफी बच जाता है। ए लेवल्स वाले स्टूडेंट बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके मार्क्स नहीं आते, ताकि वो उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, कंसेप्चुअल स्टडी उनकी होती है, रट्टा सिस्टम से वो नहीं आए होते, तो वो बड़े स्ट्रगल करते हैं। तो उनके लिए कोई टिप है आपके पास? सर ए लेवल्स के स्टूडेंट्स का इशू ये होता है कि उनका जो सिलेबस होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब जिस तरह फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स होती है, वो ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते। तो उनके लिए मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप की जो अपनी तैयारी, आप जो सिलेबस, कॉमन सिलेबस आप पढ़ रहे हो, वो मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। बस जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी अभी तक, जो चैप्टर्स नहीं है, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यूट्यूब से कर लो, आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा। यूट्यूब से उसकी तैयारी करो और आप, मैं कहता हूँ आप एनईटी के लिए बहुत पावरफुल हो, आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, यूट्यूब से मुझे ये पूछना है बस कि यूट्यूब में अब 4-5 मिनट, घंटे की वीडियोस भी हैं और लोग कोर्सेज भी सेल करते हैं, तो उनके बारे में आपकी कोई अपनी इंटेंशन या राय? सर यूट्यूब पे मेरा यही है कि पास एजुकेशन सिस्टम एक है, उनकी वीडियोस में अगर आप
मैथ्स की एफएससी की मैं देखें मैथ्स को, तो शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियोस हैं वो बहुत काम आती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं। वो मैंने सारी देखी थी ऑलमोस्ट, और उनको नोट भी किया था मैंने, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स को काम भी आई थी मेरी एनईटी में। तो वो एक चैनल है जो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, आप उसको देखें। दूसरा ये है कि आपको अपना टाइम भी बचाना है और अपने कॉन्सेप्ट को भी समझना है, तो आप छोटी छोटी वीडियोस होती है। जिस तरह अगर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की बात करें, आपके पास एक चैनल है आतिफ अहमद ऑफिशियल, जो बोर्ड के फिजिक्स के एफएससी के बोर्ड के वो करवाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं, अपने चैनल पे वीडियोस उस पे लगाते हैं, तो आप उनकी वीडियोस देखें। फिजिक्स वाला के बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी वीडियोस होती है, लेकिन वो लेंथी बहुत हो जाती हैं। हाँ, अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, आप सेकंड ईयर आपकी स्टार्ट हुई है, आपने एंट्री टेस्ट स्टार्ट करना शुरू कर दिया तैयारी, तो आप फिजिक्स वाला से भी करें, वो बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। वो आपको एक प्रॉपर तैयारी कराएंगे। जी, मेरा भी छोटा सा कंटेंट है इंटर टेस्ट का, नस्ट के वाले से भी है, बाकी यूनिवर्सिटीज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और मैं इसको इंशाल्लाह कंप्लीट भी करूंगा। तो ये भी बहुत बेनिफिशियल है। जो सैट के बेस पर भी नस्ट एडमिशन लेती है, लेकिन कितनी लेती है वो रिवील नहीं करती। तो अगर सैट में आपका अच्छा स्कोर है और एसीटी के अंदर जो कि अमेरिकन बोर्ड कंडक्ट करते हैं, तो उसमें अगर आपका 1400 प्लस स्कोर है, तो मेरे ख्याल में आप उसकी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन यू हैव। एक और चीज अब्दुल मुईद आपसे पूछता हूँ कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपने ये कहा था कि फर्स्ट ईयर पर ज्यादा फोकस करना है और उसी के नंबर अच्छे लेने हैं, सेकंड ईयर में क्योंकि बेशक बोर्ड वाले एग्जाम से, बोर्ड पर्सपेक्टिव से आप तैयारी ना करें, लेकिन जो चैप्टर के एमसीक्यूज हैं उन पर ज्यादा फोकस करें। इसी तरह फिजिक्स में भी आप बुक रीडिंग लाजमी करें, ए लेवल्स वाले भी एफएससी की बुक्स लाजमी रीडिंग करें और एमसीक्यूज पर ज्यादा फोकस करें। तो क्या कहते हैं इस पर आप? सर, बात ये है कि एफएससी वाले स्टूडेंट्स हो गए, ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स, आपका जो एनईटी का पेपर आता है ना, फिजिक्स की जैसे बात करें, तो फिजिक्स की बुक जो यूज होती है ना, उसमें होती है पंजाब टेक्स्ट बुक, पंजाब बोर्ड की बुक होती है। पंजाब की जो बुक है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, छोटी छोटी चीजें हैं जो फेडरल की बुक में नहीं होती, और वही एज इट इज एमसीक्यू में उठा के दी होती है। मैंने पंजाब की बुक से तैयारी की। बुक रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक बिल्कुल स्टोरी बुक की तरह पढ़ रहे हैं। आप उसको अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपने यूट्यूब पे उस पहले टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझा है कि हाँ ये टॉपिक ये चीज़ है, फिर आप उसकी रीडिंग कर रहे हैं और आपके वो रीडिंग करके आपको समझ भी आ जाएगी कि यार इसमें लिखा क्या है, बताया क्या जा रहा है। जब आप इस तरह से उसकी तैयारी करेंगे तो आपकी जो फिजिक्स की तैयारी है, आप उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटी वो एज इट इज साइड बॉक्सेस होते हैं, वो उठा के पेपर में आ जाते हैं। तो अगर आप इसी तरह से तैयारी करते हैं, आप बुक रीडिंग अच्छे से करते हैं, उन पॉइंट्स को अच्छे से कवर करते हैं, आराम से 60 में से आप 50 प्लस ले सकते हैं आराम से, इसमें कोई मसला ही नहीं है। इंग्लिश को कैसे तैयार करना है? सर, इंग्लिश की तैयारी की बात यह कि इंग्लिश, देखिए इंग्लिश एक ज़बान है जिस तरह उर्दू एक ज़बान है। इंग्लिश की तैयारी में आपको एनईटी में जिस तरह के एमसीक्यूज आते हैं ना, आपको एक पैराग्राफ दे देंगे और आपसे कहेंगे इस पैराग्राफ में बेसिक आइडिया क्या है, बताया क्या क्या, ठीक है। आपको इन्फ्रेंस, आपको डिडक्ट करना होता है कि यार इसमें बताया क्या जा रहा है चीज। तो वो जो एक बात होती है वो तब आपको समझ आती है जब आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। अब इंग्लिश स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूं तो आपके पास चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी पे जाके आप क्वेश्चंस उस पर लिखें कि यार मुझे इंग्लिश की पैराग्राफ जनरेट कर दो, मुझे सेंटेंसेस जनरेट कर दो, जिससे मेरी इंग्लिश की ग्रामर है और जो मेरी स्पोकन नहीं चले रिटर्न है, इंग्लिश को समझना, वो मेरी स्ट्रांग हो जाए। तो आप जब इस तरह की प्रॉम्प्ट देंगे वो आपको इस तरह के क्वेश्चंस जनरेट करेगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता आप किसी को मुझे समझा दो, आपको समझा भी देगा। इस तरह से आप इंग्लिश की हल्की हल्की तैयारी करते चले और इंग्लिश की भी बहुत अच्छी उसमें एनालॉजी और एंटोनिम वगैरह चीजें जी बिल्कुल होती है। एनालॉजी होती है, एनालॉजी जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी उसके एमसीक्यूज आ जाते हैं नस्ट में। तो एनालॉजी का भी यही है, प्रैक्टिस की बात है और एक आइडिया पिक करना होता है, कॉमन पॉइंट की बात होती है। तो आप कितनी अच्छे से वो कॉमन पॉइंट पिक कर सकते हो, वो भी एक स्किल है। और इसी तरह सिनोनिम्स एंटोनिम्स का मैं ये कहूँगा, नेक्स्ट में जिस तरह के एमसीक्यूज आते हैं वो कई बार बच्चों ने उस तरह के वर्ड्स नहीं पढ़े होते, तो उस पर मैं कहूँगा फोकस ना भी करो, वर्ड सिनोनिम्स ना करो, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और इतना वो बहुत बड़ी डिक्शनरी होती है, कहीं से भी उठा के दे देते हैं। यहाँ पर मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अब्दुल मुईद की बात को सेकंड करना चाहूंगा कि चैट जीपीटी को सिर्फ इंग्लिश पर ना रखें। अगर आप चैट जीपीटी को मैथ के क्वेश्चन भी देना कि ये टॉपिक है, लेट्स सपोज के कौन एक सेक्शन का, लेट्स सपोज सर्कल टॉपिक है या पैराबोला है, इस पर मुझे 40 एमसीक्यूज बना के दो, तो वो आपको सिंपल लेवल के बनाएगा, मीडियम लेवल के और डिफिकल्ट लेवल के बनाएगा, और आपको बताएगा भी। और आप उससे पूछेंगे कि मुझे शॉर्ट ट्रिक भी बताएं कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैंने तो एग्जाम में बैठना है जहां पर आई हैव लिमिटेड टाइम, सो मुझे बताएंगे मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करूंगा। तो हर टॉपिक वाइज फिजिक्स को भी मन आप बोलें कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन मुझे बना के दें, तो चैट जीपीटी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपका काम मैं कहता हूँ 50% आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ लाजमी चैट जीपीटी को यूज करें फॉर योर इंटर टेस्ट प्रिपरेशन, ना सिर्फ नेस्ट की बाकी यूनिवर्सिटीज की भी, और फिर इसको लेकर चलें। अल्लाह आपको कामयाब करें इंशाल्लाह। तो यही मेरी दुआ है। अब्दुल मुईद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। इससे ये है स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। लिटरली कोई स्टूडेंट बताता नहीं है, ठीक है, लेकिन माशाल्लाह कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे जो भी आपके प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स। तो थैंक यू वेरी मच। जी सर, अल्लाह हाफिज़।